हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग वेरी वेरी वेल। सो माय नेम इज़ प्रतीक जैन एंड प्रतीक जैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज एसपीएम का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 स्ट्रैटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट समरी समझ लेते हैं, इस बैच का आपको कैसे बेनिफिट होगा तो समझते हैं। इस बैच में आपको 2 पीडीएफ मिलेंगे। एक पीडीएफ आपको मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन के बीच में जो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट था उसको मैंने रिमूव कर दिया है। सेकंड पीडीएफ में आपको उसके रेलिवेंट आंसर मिलेंगे और आंसर के पहले जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं वो बिल्कुल एक ही जगह पे मिल जाएंगे। यानी कि आपको 2 पीडीएफ से ही पढ़ना है और प्रैक्टिकल अप्रोच मेरे ऊपर छोड़ देना। आई एम डैम श्योर कि आप अगर एक बार ये सारे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो मैं इतना 100% कह सकता हूँ आपको 80 से 90% मार्क्स आएंगे। आई गेस 30 से 50 मार्क्स का एसपीएम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहे हैं कॉस्टिंग सब्जेक्ट में। सो मैं डैम श्योर हूँ कि देखो आईसीआई बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट अगर आपके पास रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है और आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आई एम डैम श्योर कि आपका 100% एसपीएम का प्रैक्टिकल पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा। बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ये बैच 8 से 10 आवर्स की रहेगी। आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट अस फास्ट एज इट इज पॉसिबल। मैं जितनी जल्दी करना चाहूँगा बिल्कुल करूँगा, बट आप मेरे साथ सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना और सारे क्वेश्चन खुद पर्सनली सॉल्व करना। इस बैच का आपको बेनिफिट्स इस तरीके से मिलेगा, जैसे एसपीएम के एग्जाम में अगर आप सेंटर पे बैठते हैं, सामने स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, तो आप कैसे पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से फट से आंसर आएगा, वो ट्रिक्स अपन यहाँ इस बैच में भी सॉल्व करेंगे। प्लस मैंने आपको आंसर के कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन इसलिए दिए हैं ताकि आपको मॉड्यूल के अगर सॉल्यूशन समझ नहीं आते तो ईजी मैनर में मैंने आपको आंसर भी प्रोवाइड करे, एज वेल एज ये बैच आपको एसपीएम में भी हेल्प करेगा और आईबीएस में ही हेल्प करेगा। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 के साथ। तो चैप्टर नंबर 6 अपना क्या है, स्ट्रैटेजिक रिवेन्यू मैनेजमेंट। ठीक है, स्ट्रैटेजिक रिवेन्यू मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि एवरेज बच्चा मेरे जैसा अगर बोलता है कि रिवेन्यू को मैनेज करना स्ट्रैटेजिकली, अरे बॉस ये तो पता है हमको कि इस रिवेन्यू पर कैसे करना है, वो ही तो ये चैप्टर बताएगा। सो रिवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, और मैनेज करना मतलब सेल्स को मैनेज करना जिससे हमारा सेल्स बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, रिस्क कम हो, मशीन का यूटिलाइजेशन पूरा हो, अलग अलग फैक्टर है। सो थोड़ा सा अपन पीछे चलते, जस्ट आपने इंटर पास आउट करा हुआ तो आपने एक ट्रेडिशनल कॉस्ट शीट को पढ़ी हुई। तो कॉस्ट शीट में क्या होता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट गया तो प्रॉफिट आया, और अकाउंट्स में आते हैं तो ऐसे ही अकाउंट्स में भी बड़ा सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस, जीपी, अदर एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। बट अभी तक अपन ने ट्रेडिशनल कॉस्ट शीट में ना 2 तरह की कॉस्ट पढ़ी, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट। यानी आप बोल रहे हैं कि सपोज एक कोई ऑर्डर आता है, आप जस्ट चेक करेंगे कि मेरी फिक्स वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, सपोज 10 रुपये, मैं 20 रुपये का इसका कोट कर देता हूँ तो 10 रुपये का मैं प्रॉफिट ले लूँगा। बट ऐसा नहीं है, पहले अपन सारी जो फिक्स कॉस्ट है उसको फिक्स मानते थे, मतलब वो लगने ही लगना है। पर आज के टाइम ये जो एक्टिविटी सीवीपी एनालिसिस आया है ना, उससे अपने को पता चले कि भाई ये फिक्स कॉस्ट जनरली बोला जाता है बट ये वेरिएबल है, ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से रिलेट करता है, कहीं ना कहीं जो अपन यूनिट्स बनाते हैं उससे रिलेट करता है, तो कहीं ना कहीं इसको हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं। सो सबसे पहले आप नोट्स पे आ जाइए, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि यही अपन ने पढ़ा है। देखिए अपन ने सीवीपी एनालिसिस 2 तरीके होते हैं, एक चार्ट समझिए, दिमाग में रखिए चार्ट कैसे होता है। एक होता है ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस, एक होता है एक्टिविटी सीवीपी एनालिसिस। पहले सीवीपी एनालिसिस को बिल्कुल शॉर्ट में समझ लेते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। मतलब उसका कहीं ना कहीं इंटर रिलेशनशिप है, कॉस्ट की, प्रॉफिट की, रिवेन्यू की, ये तीनों का इंटर रिलेशन है जिससे अपना बिजनेस अपन तगड़े लेवल पे कर सकते हैं। सो एक्टिविटी सीवीपी लाने से, एक्टिविटी सीवीपी एनालिसिस क्यों लाना पड़ा मार्केट में, उसका मैंने आपको अभी रीजन बताया कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ फिक्स कॉस्ट वेरिएबल होती है, बट अपनी नज़र में ट्रेडिशनल कॉस्ट शीट में वो फिक्स है, पर नहीं, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा फिक्स कॉस्ट भी वेरिएबल बनती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट आपकी वेरिएबल है, उसको बोलते हैं ड्रिवर, कॉस्ट ड्रिवर। अलग अलग ड्रिवर हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन ड्रिवर हो सकता है, आपका लेबर ड्रिवर हो सकता है, अलग अलग एक्सपेंसेस का, इंजीनियरिंग आर्ट्स का ड्रिवर हो सकता है, तो अलग अलग हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको नोट्स पे भी यही बताया है। देखिए सीवीपी एनालिसिस का बेनिफिट क्या है, रिवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट। बेनिफिट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी पता लगता है, बिकॉज उसमें सारी फिक्स कॉस्ट है, तो कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पॉइंट भी ज़्यादा कम लेवल पे पता चलेगा। पर अब एक्चुअल ब्रेक इवन पॉइंट आपको एक्टिविटी सीवीपी में ज़्यादा लेवल पे पता चलेगा, क्योंकि आपने कुछ फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल में ट्रांसफर मार दिया है। फिर प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट टारगेट्स इररेलेवेंट चीज़ है।
ट्रेडिशनल सीवीपी एनालिसिस में अपन ने दो कॉस्ट है, एक है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट। देन अपन अब आते हैं कि एक्चुअली अपन ने पास्ट में क्या पढ़ा है और उसको अपन एसपीओ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली आपने पढ़ा है कि सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट गया तो अपने को आता है कंट्रीब्यूशन। ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, याद रखना, बिल्कुल एग्जाम में फोड़ के आना है, पास होके आना है। सो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट गया तो प्रॉफिट आया। ये बेसिक है, बेसिक आपको याद तो करना पड़ेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फास्ट वे में बता रहा हूँ, सिंपल वे में बता रहा हूँ, और अपन ये चैप्टर को कम से कम 2 से 2.5 घंटे में खत्म भी कर देंगे, ठीक है। फिर ब्रेक इवन पॉइंट शॉर्ट में बता देता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां आपकी फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 10 रुपये का प्रोडक्ट है, 5 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है, 5 रुपये का कंट्रीब्यूशन हुआ। सी सेल आपकी 10 रुपये है एक प्रोडक्ट की, उसकी वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये है, सो कंट्रीब्यूशन आपका कितना होगा? 5 रुपीज़ होगा। अब कोई आपका अभी तक धंधा चालू नहीं हुआ, आपने कोई फैक्ट्री रेंट पे ली तो रेंट आपका 1 लाख रुपए। अब भाई मेरे को ये बता कि मेरे को कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेगी जस्ट मेरा फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नहीं आया, फिर से फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन कितना है? 5 रुपये पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है? 1 लाख। देयरफॉर आपकी जो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में होंगे 1 लाख डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 20,000 यूनिट। सो आप यूँ भी देखो 20,000 यूनिट को 5 रुपये का कंट्रीब्यूशन, 1 लाख रुपए बचा, 1 लाख का रेंट दे दिया, दैट इज बराबर ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? दो कॉन्सेप्ट पढ़े, एक कॉस्ट शीट पढ़ी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, सो एक कंपनी मैन्युफैक्चर साइकिल फॉर बोथ एडल्ट एंड चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप एक कंपनी हो जो आप साइकिल बना रहे हो एडल्ट के लिए, चिल्ड्रन के लिए। गिवन बिलो इस इंफॉर्मेशन, जानकारी दी है। बिल्कुल मैंने आपको भी बताया ट्रेडिशनल और एक्टिविटी सीवीपी एनालिसिस में डिफरेंस। ट्रेडिशनल केवल वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग करता है, एक्टिविटी फिक्स कॉस्ट को भी बाइफरकेट करता है, क्या एक्चुअल में वो फिक्स्ड है, क्या वो वेरिएबल है। सो मंथली डिमांड एंड प्रोडक्शन आपकी दोनों एक्टिविटी में 10,000 यूनिट है। दिमाग में फिट करो, मंथली डिमांड प्रोडक्शन मतलब डिमांड मतलब इतनी मार्केट में बिक जाएगी, प्रोडक्शन मतलब मैं इतनी ही बनाऊंगी जितना मार्केट में बिकेगा। सो 10,000 यूनिट्स है, ठीक है। सेलिंग प्राइस दोनों की 8,000 पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 7,500 पर यूनिट दोनों में है। फिक्स कॉस्ट पर मंथ है अस आइडेंटिफाइड अंडर ईच कॉस्ट सिस्टम 10 लाख पर मंथ, 8 लाख पर मंथ, है ना। तो एक्टिविटी में आपको पता है फिक्स कॉस्ट कम होती है, उसको वेरिएबल से रिलेट किया जाता है। फिक्स कॉस्ट 10 लाख पर मंथ अंडर ट्रेडिशनल सीवीपी एंड दोज दैट डू नॉट वेरी विद द रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। सो यही पता है कि ट्रेडिशनल में फिक्स कॉस्ट बदलता नहीं है वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे डायरेक्ट बोला कि 10 लाख रुपीज है, ठीक है। फॉलोइंग इन एक्टिविटी, अब हम एक्टिविटी सीवीपी एनालिसिस लगा रहे। फिक्स कॉस्ट जो वेरी नहीं करता है वो है 8 लाख पर मंथ। ए स्टडी रिवील्ड मिलिंग मशीन इज यूज्ड टू कट मेटल इनटू स्टोन। अब क्वेश्चन ने बदलाव करा, उसने बोला कि हम एक मिलिंग मशीन यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? मिलिंग मशीन यूज कर रहे हैं जिसको हम मेटल को काटेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोर टेक्स प्लेस इन बैचेस ऑफ 25 यूनिट। अब हम यहाँ पे एक थोड़ी सी बात बताता हूँ। एक मशीन है जिसको एक बार चलाएंगे तो 25 यूनिट बनाएंगे, सीधी बात है, उसको बोलते हैं सेटअप या रन बोल दो। एक रन में 25 यूनिट बनेगी, ठीक है। क्या होता है आप ये समझो कि जब जब एक मशीन एक फेज में चलती, एक रन हुआ कंप्लीट, उसके बाद मशीन को या तो फ्यूल चाहिएगा, है ना, थोड़ी सी ऑयलिंग चाहिएगी, उसको टूल्स एंड फिक्सचर में अपन कॉस्ट ले लेते हैं। तो इस तरीके से एक मशीन अगर एक रन में 25 यूनिट बनाएगी, ठीक है। वन से बैच, अब यही एक रन खत्म हुआ साइकिल का, उसके बाद अपन एडल्ट साइकिल बनाएंगे। देयर आफ्टर ईच बैच देयर वुड बी सेटअप चाहिए। यही मैंने आपको बहुत बोल रही है कि कुछ ना कुछ खर्चे लगेंगे। सो टोटल आप 10,000 चिल्ड्रन साइकिल बना रहे हो, सो आपको कितने रन लगेंगे, ठीक है। तो रन कितने लगेंगे? 10,000 टोटल यूनिट है, एक रन में 25 यूनिट है, सो 400 रन लगेंगे यहीं पे। और क्वेश्चन ने भी बोल दिया 400 सेटअप, इसी को सेटअप बोलते हैं, इसी को भी रन बोलते हैं। फिर हर एक सेटअप की कॉस्ट 500 है। यहाँ पे आपको आया कि ये फिक्स कॉस्ट था पर वो सेटअप से रिलेट था, कहीं ना कहीं वेरिएबल प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जितनी बार बैच चेंज करोगे उतना सेटअप कॉस्ट बढ़ेगा। सो आपकी अगर सेटअप कॉस्ट अगर निकालते हैं तो वो कितना होगा? 400 तो रन है, वो 500 की कॉस्ट है, इज इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज़।
ठीक है, ओके। सो ईच सेटअप कॉस्ट, सो यहाँ हो गया द कॉस्ट वॉज प्रीवियसली पूल्ड विद द, यही बोला था कि ये कॉस्ट ऑलरेडी ट्रेडिशनल सीवीपी में पूल्ड हो गई थी, ठीक है। फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट पर मंथ एंड प्रॉफिट पर मंथ अंडर ट्रेडिशनल सीवीपी एंड एक्टिविटी सीवीपी। सो क्वेश्चन ने पूछा कि आप ब्रेक इवन पॉइंट बताओ पर मंथ और प्रॉफिट पर मंथ अंडर ट्रेडिशनल सीवीपी, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन का एनालिसिस खत्म हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इफ़ कोई डाउट आता है देन टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अपन यहाँ पे अपन कैसे पेपर में सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप लिखोगे ट्रेडिशनल, यहाँ पे लिखोगे आप एक्टिविटी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन उसने पूछा है पर यूनिट सबसे पहले। सो 8000 आपकी सेलिंग प्राइस है और 7500 है, दोनों में सेम होगा आंसर, ठीक है, ओके। सो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 500 हो गया, यहाँ पे भी 500 हो गया। अब फिक्स कॉस्ट देख लेते हैं। इसमें तो बोल दिया है ट्रेडिशनल में कि आपकी फिक्स कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ होगी, पर सेकंड वाले में बोला है कि आपकी फिक्स कॉस्ट 8 लाख है प्लस आपके 400 सेटअप है इंटू 500 पर सेटअप की कॉस्ट है, तो 2 लाख रुपये हो गया। तो अगर टोटल अपन फिक्स कॉस्ट निकालते हैं तो 10 लाख है, 10 लाख है। सो ब्रेक इवन इन यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला याद है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो दोनों में अपनी फिक्स कॉस्ट 10 लाख है और कंट्रीब्यूशन दोनों में 500 है। देयरफॉर यूनिट्स अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 लाख, कैलकुलेटर लीजिए, 10 लाख डिवाइड बाय 500, 2000 यूनिट्स। सो अगर मंथली अपन देखते हैं तो अपना ब्रेक इवन यूनिट्स 2000 पर मंथ है। अब प्रॉफिट निकालना है तो आपको प्रॉफिट निकालने का भी कॉन्सेप्ट पता है, मैं आपको बता देता हूँ। सी, आप प्रॉफिट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो भी आप कंट्रीब्यूशन निकाल, एट द एंड आपको आना कंट्रीब्यूशन पे, तो अपन क्वेश्चन डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन से कर ले, टाइम भी बचेगा, आंसर भी आ जाएगा, मार्क्स भी पूरे। सो तुमको एसपीएम में आई गेस 30 से 50 मार्क क्या रहा है, मतलब कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। मैंने जब 4 मंथ बिफोर दी थी तो मेरे इसमें तो 48 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे, 52 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन आए थे। तो प्रैक्टिकल पे ग्रिप होना तो जरूरी है, क्योंकि बेस बनाता है पास होने के लिए। थ्योरी में कुछ कुछ तुक्का भी लग सकता है, क्योंकि 10 दिन में आप पूरी थ्योरी तो नहीं पढ़ सकते, पर 8 घंटे आपने मेरे साथ ये लेक्चर देख लिया, आई एम डैम श्योर कि प्रैक्टिकल के आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। सो प्रॉफिट अगर निकालना है, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कितनी यूनिट बनानी थी टोटल, बेचनी थी 10,000 यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है 500। सो आप बोल रहे हैं कि भाई मेरा 50 लाख का तो प्रॉफिट है, पर दोनों में अपनी फिक्स कॉस्ट भी तो है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, भूलने का नहीं, 10 लाख, उसमें 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख मैंने आपको बताया है। सो 40 लाख का प्रॉफिट दोनों केसेस में होगा। ये क्लियर है, क्लियर है। तो अपन नेक्स्ट थोड़ा सा इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं फटाफट से, ओके, इसको भी हटा देते हैं। एज ए प्लांट मैनेजर यू वुड लाइक टू कीप द नंबर ऑफ सेटअप टू ए मिनिमम। आप बोल रहे हैं कि मेरे को मेरे सेटअप बिल्कुल कम से कम रखने हैं, बिकॉज इससे मेरी मशीन की कैपेसिटी खत्म हो रही है। सपोज दैट एनी टाइम द मिलिंग मशीन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अदर टाइप ऑफ साइकिल। कुछ भी नहीं, फालतू की बात है। सो उसने बोला है कि अब हम हमारी एक रन में प्रोडक्शन के यूनिट्स 50 यूनिट्स पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे लेके आ रहे हैं, 50 यूनिट्स लेके आ रहे हैं। पहले 25 यूनिट एक रन में थी, अब 50 यूनिट्स है, तो सेटअप आपके कम हो गए। अब 400 सेटअप थे तो अब 200 सेटअप हो जाएंगे। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10,000 डिवाइड बाय 50। क्वेश्चन में भी यही दिया है कि आपके अब 200 सेटअप हो गए हैं। सो अब आपकी सेटअप कॉस्ट कितनी हो गई, दिमाग लगाइए, 200 सेटअप है, 500 लग रहा है, 1 लाख रुपीज़ तो आपकी सेटअप कॉस्ट हो गई, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे बोल रहा है ड्यू टू लार्जर प्रोडक्शन एडिशनल इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री कॉस्ट लग गई जो कि है 50,000, सब पर मंथ है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। एनुअली अगर पर मंथ है तो पर मंथ से करना, यहाँ पे रेंट अगर एनुअली लेते हैं उसको पर मंथ करना। यहाँ पे आपको स्टोरेज कॉस्ट लिख देते हैं 50,000, और पुराने बात यहाँ तो बोल ही रखी कि आपकी 8 लाख तो एसीपी में फिक्स्ड है। सो फिक्स जो आपकी है 8 लाख रुपीज़। सो टोटल आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, 9,50,000। आंसर के बहुत करीब हैं अपन, ठीक है। एनालाइज द ब्रेक इवन पॉइंट पर यूनिट पर मंथ एंड प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट भी पूछा है, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आपको 500 पता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू 10 लाख डिवाइड बाय 500, 10 लाख नहीं, सॉरी, अब अपन ने ये निकाला है 9,50,000 डिवाइड बाय 500, तो ये आएगा 1900 यूनिट्स,
ठीक है। अब अपना ब्रेक इवन पॉइंट कम हो गया है, क्यों हुआ है? क्योंकि अपन ने फिक्स कॉस्ट को बाइफरगेट कर दिया है, ठीक है। ओके, अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल यूनिट आपको 10,000 बनानी है, कंट्रीब्यूशन आपका 500 का है, तो वो ही मिलेगा 50 लाख का, माइनस फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, आ रहा है 9,50,000, तो ये आ गया 40,50,000 का आपका प्रॉफिट है, ठीक है। यही आपको मैं सॉल्यूशन में बता देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, आपको बता देता हूँ कि जो मैंने बनाए हैं नोट्स बहुत मस्त तरीके से बने हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी, मॉड्यूल को हाथ भी मत लगाना, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में कर दिया है। आईबीएस में भी बेनिफिट मिलेगा, एसपीएम में मिलेगा। देखो, एक बैच 25 यूनिट का, टोटल 10,000 बनानी है, टोटल सेटअप 400 है, क्वेश्चन में 500 दिया है, सो 2 लाख रुपीज़ का आपका एडिशनल फिक्स कॉस्ट है जो वेरिएबल तरीके से देखा जाए। ब्रेक इवन पॉइंट दोनों में कंट्रीब्यूशन 500 है, इसमें 10 लाख बिल्कुल फिक्सड है, इसमें 8 लाख आपको बोला है कि हम बिल्कुल फिक्स बता रहे हैं, पर 2 लाख अपन ने वर्किंग से निकाला, ये 2 लाख यहाँ से आया है। ब्रेक इवन पॉइंट 10 लाख डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दैट इज 500, तो 2,000 यूनिट आया है। फिर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन 10,000 यूनिट सेल करेंगे, 500 का कंट्रीब्यूशन है, 50 लाख रुपीज़ का अपना टोटल कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट दोनों में 10 लाख रुपीज़ है, तो 40 लाख का प्रॉफिट आया। यही सेम मेरा भी आंसर आया था। अब अपने सेटअप बताया है कि उसने बोला कि अब हमारे 200 सेटअप है, 200 सेटअप इंटू 500, ये 1 लाख रुपीज़ आएगा। 50,000 अपनी स्टोरेज कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट दो 8 लाख रुपीज़ वो दे रखी, बता दिया गया है। सो आपका ब्रेक इवन यूनिट्स अब कम हो गया, क्योंकि 9,50,000 पहले 10 लाख था, 9,50,000 डिवाइड बाय 500 करोगे, 1,900 यूनिट्स आ गया। ये कहाँ से आ गया? ठीक है। फिर प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन 50 लाख का है, उसमें से अगर आप फिक्स कॉस्ट 9,50,000 40,50,000 है, तो कहीं ना कहीं आपने अगर एसीपी एनालिसिस करा तो कहीं ना कहीं आपको फायदा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 है, 3 एंड 4 जो इसका पार्ट है वो इररिलेवेंट है, मैं आपको शॉर्ट वे में समझा देता हूँ कि बुक में क्या क्या लिखा है। ठीक है। व्हेन शुड लेबर कॉस्ट बी फैक्टर्ड इनटू कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर सेटअप? मैंने आपको बताया एक रन में सेटअप चेंज होती है सेटअप कॉस्ट, तो वो बोल रहा है कि लेबर कॉस्ट कब कब आपको सेटअप में रखनी है। देखो 3 का सिचुएशन, अगर मैंने कहीं से बाहर से लेबर बुलाई जिसका कोई मेरा धंधे से लेना देना नहीं, अलग से बुलाया, अलग से काम कराया, सेटअप कॉस्ट में लेना है। सेकेंड थिंग, मेरे पास लेबर है, क्या वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या अंडर यूटिलाइजेशन? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मतलब मेरी लेबर बिल्कुल व्यस्त है, बिल्कुल काम करने, एक्स्ट्रा काम करने की ताकत में नहीं है। अगर मैं उनको बोल रहा हूँ ये काम छोड़ के दूसरा काम करो, तो कंट्रीब्यूशन लॉस होगा, क्योंकि वो जो काम छोड़ेगा वो काम अधूरा रह गया, जिसके कारण उसका प्रोडक्ट नहीं बन पाया, सेल नहीं हो पाएगी, कंट्रीब्यूशन लॉस होगा। तो कहीं ना कहीं आपको कंट्रीब्यूशन हुआ तो उसकी कॉस्ट आपको ऐड करनी पड़ेगी। अब दूसरी बात है अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब आपकी लेबर घर बैठी है या दुकान में बैठी हुई है, काम नहीं कर रही है, पर पैसे तो देना है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उससे दूसरा काम करा भी लोगे तो आपका कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, ना कोई कंट्रीब्यूशन लॉस है, ना कोई सेल्स रुक रही है, ना कोई प्रोडक्ट बनने में दिक्कत आ रही है, तो ये कॉस्ट को आप इंक्लूड नहीं करोगे। यही क्वेश्चन बोला है। एक्सप्लेन द नंबर ऑफ, फिर आ जाइए 4th पे, एक्सप्लेन द नंबर ऑफ सेटअप एंड कॉस्ट ऑफ ईच सेटअप इंपैक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मिलिंग मशीन। मतलब सेटअप मतलब कितने रन आप बदलोगे। देखो जितनी बार रन बदलोगे आपकी मशीन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, इफेक्टिवनेस कम होगी, मशीन जल्दी जल्दी खत्म होगी। तो कहीं ना कहीं आपकी अगर सेटअप कम रहेंगे, रन कम रहेंगे, तो कॉस्ट भी कम लगेगी। तो आपको वो दिमाग लगाना पड़ेगा कि कितने सेटअप में मिनिमम रखो कि मेरा प्रॉफिट भी बढ़े, मशीन की लाइफ भी बढ़ती रहे है। यही क्वेश्चन ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, फास्ट करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फास्ट करते हैं बिल्कुल। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? देखो, कैटलिस्ट लिमिट मेक ए सिंगल प्रोडक्ट, वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है जिसकी सेलिंग प्राइस 10 है, जिसकी डायरेक्ट कॉस्ट 5 रुपीज़ है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ समझ आ गया कि मेरा कंट्रीब्यूशन ₹5 है। ठीक है। प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप, एक सेटअप या रन कितने हैं? टोटल 42। तो 42 बार अपन मशीन रोकेंगे, फिर चालू करेंगे। और कॉस्ट पर सेटअप, एक सेटअप की कॉस्ट 450 है, प्रोडक्शन यूनिट पर रन 960 है, मतलब एक सेटअप में 960 यूनिट बनती है। कहीं ना कहीं ये इंटर रिलेटेड है। ठीक है। इंजीनियरिंग आवर्स फॉर द प्रोडक्शन पीरियड 500 है, 500 इंजीनियरिंग आवर्स है और एक इंजीनियरिंग आवर्स को हम 10 रुपये देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है। ठीक है, ओके। फिर समझते हैं द कंपनी इज बिगिन। अब उसने बोला कि हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगा रहे हैं और उन्होंने 2 कॉस्ट ड्रिवर, मैंने आपको कॉस्ट ड्रिवर का मतलब समझा दिया, तो अब ये डाउट आना नहीं चाहिए। सो प्रोडक्शन रन है और इंजीनियरिंग आवर्स है। ऑन ऑफ द टोटल कॉस्ट प्रेजेंटली एट 96,000 आफ्टर द अबाव,
आफ्टर द अबाउ टोटल जो फिक्स कॉस्ट है वो 96,000, जिसमें 72,100 टू बी एनालिस्ट। दिस आर द चेंजेस एज प्रपोज फॉर द अबाउ नेक्स्ट प्रोडक्शन फ्लोर। कुछ भी बात नहीं, फालतू की बातें हैं। सो उसने बोला है कि ये 72,100 अभी तक अपना रिमेन्स है कि इसको अभी एनालाइज करना है। फिर प्रपोज चेंजेस क्या बोला है उसने, अब ये बोला है कि अपने पर सेटअप की कॉस्ट 450 से लेके अब 90 रुपये कम होगी, दैट इज़ 360 रुपीज़ हो गई, ठीक है। और अब एक सेटअप में एक रन में अपन यूनिट्स भी बढ़ा देंगे। अब 1000 यूनिट मतलब पर सेटअप आपकी यूनिट्स बढ़ी है और इंजीनियरिंग आर्ट्स आपने कम करे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई है कि आपके टोटल 42 सेटअप है, एक सेटअप में 960 यूनिट बनती है, तो टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड आप निकाल सकते हैं। पेपर में भी सेम तरीके से करना है तो क्वेश्चन सॉल्व होएगा। 10 नंबर आपके हाथ में आएंगे, कोई भी अगर केस स्टडी है कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, तो बिल्कुल मार्क्स पूरे लेके आना है। तो 42 आपके सेटअप है और एक सेटअप में 960 यूनिट बन रही है, सो 42 इंटू 960 दैट इज 40320 यूनिट्स आपकी बनेगी। प्रपोज चेंजेस में आप बोल रहे हैं कि अब हम 1008 यूनिट बना रहे हैं, तो कितने रन होंगे या कितने आपके सेटअप होंगे। 40320 डिवाइड बाय 1008, सो डिवाइड करेंगे 1008 से, सो आपके आ रहे हैं 40 सेटअप, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल इसका एक चार्ट बना देता हूँ। आप क्वेश्चन में बोला है कि 72,100 आपको एनालिसिस करना है। अब आपके सेटअप जो है 40 सेटअप है, सेटअप की कॉस्ट भी अब कम हो गई, पहले 450 थी, 90 रुपीज़ माइनस हुए तो अब 360 हुई, सो 360, तो 360 इंटू 40 करेंगे तो आंसर आएगा 14,400। देन आप मेरे साथ करते जाइए, बिल्कुल फास्ट कर रहे हैं अपन और कॉन्सेप्ट समझ के कर रहे हैं। इंजीनियरिंग आर्ट्स आपने बोले हैं 422 आर्ट्स है 10 रुपीज़ से, सो 4220, सो टोटल आपकी फिक्स कॉस्ट नेक्स्ट हो गई, इन सबको प्लस कर लो, ये आ रहा है, ये आपकी हो गई फिक्स कॉस्ट। यहीं पे आपको बता दिया था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 रुपीज़ का है। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा, कंप्लीट यूनिट्स एंड प्रोडक्शन रन कैन शुड प्रोड्यूस इन चेन सिनेरियो फॉर ब्रेक इवन। ब्रेक इवन करने के लिए आपको कितने यूनिट बनाना है और कितना आपके रन करना है, तो कहीं ना कहीं इसने ब्रेक इवन यूनिट्स पूछी है। तो अपन क्वेश्चन में बताएंगे कि फिक्स कॉस्ट हमारी 90720, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 रुपीज़ का है, तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे। सो अपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट ब्रेक इवन करने के लिए 144 यूनिट्स है और रन कितने होंगे 18144 डिवाइड बाय 1008। ये कहाँ से फिगर आया, ये यहाँ से आया कि एक रन में आपको इतने बनेंगे। सो 18 रन हो रहे हैं आपके, पीडीएफ में भी बता देता हूँ। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका 5 रुपीज़ है, मैंने यही बताया। सेटअप चेंज करने के बाद 42 यूनिट, एक 42 रन है टोटल और एक रन में 960 है, सो टोटल 40320 आप यूनिट्स बनाएंगे। चेंज सीनरियो में आपके अब 40 सेटअप हो गए। 96,000 को आपने बाइफरगेट कराया कि 72,100 को तो आपको अभी एनालाइज करना है। सेटअप जो 40 सेटअप है उसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंजीनियरिंग आर्ट्स को भी करेंगे, तीनों को मिला के अपनी एक फिक्स कॉस्ट आ गई है। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, तो आपको यूनिट्स पता लग जाएंगे कि ब्रेक इवन करने के लिए कम से कम 18,144 आपको यूनिट्स बनाने हैं और कितने रन में बनेंगे, तो उसको डिवाइड बाय 1008 करेंगे तो 18 सेटअप में बनेंगे। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, बस ऑपरेटर का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पेज नंबर 6.11 पे है। आ जाइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सपर्ट रोडवेज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इज प्लानिंग टू रन ए फ्लीट ऑफ 15 बसेस इन बीरपुर सिटी ऑन ए फिक्स रूट। कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम 15 बसेस चला रहे हैं एक फिक्स रूट पे। इतनी बात अभी तक अपने को क्लियर है, ठीक है। द कंपनी हैज एस्टिमेटेड ए टोटल ऑफ 2,51,085,000 पैसेंजर किलोमीटर पर एनम। तो ये जो बात बोली है ना, इसने टोटल 15 बसेस की बोली है कि हमारी टोटल पैसेंजर किलोमीटर 15 बस की मिला के इतनी है। इट इज़ एस्टिमेट द बस विल हैव 100% लोड फैक्टर। 100% लोड फैक्टर का मतलब होता है आपकी बस पूरी भर के जाएगी और भर के आएगी, मतलब टू एंड फ्रो टोटल पैसेंजर 42 है सीट से, तो 42 ही आएगी। बस एज परचेज है 44 लाख की बस है जिसकी स्क्रैप वैल्यू 5,50,000 एंड ऑफ लाइफ। यहाँ पे SLM बेसिस से आपका डेप्रिसिएशन भी निकल जाएगा। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ बस एक्सक्लूडिंग ड्राइवर सीट के अलावा बस में टोटल 42 जने बैठ सकते हैं। बस का माइलेज है 5 रुपये किलोमीटर और एवरेज फ्यूल कॉस्ट मतलब पर लीटर आपको 66 रुपये में। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं माइलेज से पेट्रोल की कॉस्ट पता लग
जाएगी। कॉस्ट एंड लुब्रिकेंट 1000 किलोमीटर वुड बी 3300 कंपनी विल पे। यहाँ पे बोला हर 1000 किलोमीटर के लिए 3300 देने पड़ेंगे और कंपनी विल पे 27 पर मंथ टू ड्राइवर, मतलब ड्राइवर टू अटेंडेंट को मिला के वो पर मंथ देगा। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप गलती करेंगे। अदर एनुअल चार्जेस इंश्योरेंस 55,000, गैरेज चार्जेस 33,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 55,000, रूट परमिट चार्जेस अप टू 20,000 किलोमीटर इज 5500 एंड 2200 फॉर एवरी एडिशनल 500 किलोमीटर पार्ट देयर ऑफ। ये देखिए उसने गड़बड़ कर दी, आप यहाँ पे गलती करोगे। हर एक 5000 किलोमीटर के लिए आपको 2200 का फटका है। तो उसने बोला पार्ट देयर ऑफ, मतलब मान लो 20,000 के बाद 25,000 हुए तो 2200 रुपये लग गए, पर 25,000 1 किलोमीटर मतलब 25,000 1 किलोमीटर अगर आपका लगा तो भी आपके 2200 का फटका है डायरेक्ट। यूँ दिमाग में फिट कर लेना, अगर 1 किलोमीटर भी लिमिट के ऊपर गया तो पूरे पैसे लगेंगे। ये नहीं होगा कि आप रेशियो में बांट दो कि 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 5000 इंटू 2200, ऐसा नहीं होगा। सो आपको सजेस्ट है आपको फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर बनाए टेकिंग इंटू कम मार्कअप ऑन कॉस्ट, मतलब कॉस्ट में अगर 20% ऐड करेंगे वो मार्कअप होता है तो उससे आपको एक सेल वैल्यू आएगी, सेल वैल्यू को पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। सो आपको फेयर पर पैसेंजर मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन टू कवर जनरल ओवर एंड सफिशिएंट प्रॉफिट, यही बात बोली है उसने। सो अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लाइन वाइज चलेंगे, आंसर आता जाएगा। ठीक है, सबसे पहला उसने बोला हमारी 15 बसेस है और टोटल हमारी पैसेंजर किलोमीटर 2,51,85,000, तो आपको पर बस पैसेंजर किलोमीटर है। सो यहाँ पे आपको एक सेकेंड इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, तो 1 बस का आपका पैसेंजर किलोमीटर होगा 2,51,85,000 डिवाइड बाय 15, तो ये होगा 16,79,000। पैसेंजर कितने जा रहे हैं एक बस में, यहाँ पे एक बात बोली है एक्सक्लूडिंग ड्राइवर सीट 42 है, और यहाँ पे एक और बात बोली है कि 2 अटेंडेंट है, वो खड़े नहीं रहेंगे। जो सिटी की बस है वहाँ पे वो बैठ के जाते हैं। यहाँ अपने यहाँ चलता है कि कंडक्टर क्लीनर दोनों खड़े रहते हैं। बस में 3 जने होते हैं, एक कंडक्टर होता है, क्लीनर होता है, एक ड्राइवर होता है। सो पैसेंजर टोटल आपके 42 माइनस 2 है 40 है, तो किलोमीटर बस कितने चलेगी। जब पैसेंजर किलोमीटर में अगर आपके पास पैसेंजर किलोमीटर है और आपके पास पैसेंजर है वो डिवाइड कर देंगे तो आपको टोटल किलोमीटर पता चल जाएगा। तो 16,79,000 आपकी टोटल पैसेंजर किलोमीटर है, उसको पैसेंजर से डिवाइड करेंगे तो आपको किलोमीटर पता चल जाएगा। तो डिवाइड बाय 40 करेंगे तो आपकी एक बस पता चल गई कि अब मेरा ये माइलेज में काम आएगा 975 किलोमीटर आपकी बस चल रही है। ठीक है, ओके ठीक है। अब मैं यहीं पे आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, बिल्कुल इजी है, मैं लिख के भी बता दूंगा पर कोई मतलब नहीं रहेगा। सबसे पहला आप बोल रहे हैं कि मेरे डेप्रिसिएशन की वर्किंग करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, जिसमें आप डेप्रिसिएशन 44 लाख बस की प्राइस है। अपन एनुअली क्वेश्चन कर रहे हैं, ये मिस्टेक मत कर देना है ना। और 5,50,000 आपकी स्क्रैप वैल्यू है और 5 ईयर का है, ये SLM बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। सो 44 लाख माइनस 5,50,000 डिवाइड बाय 5, तो 7,70,000 आपका डेप्रिसिएशन है फॉर 1 ईयर फॉर 1 बस। तो यही बात आपकी यहाँ बोली है। ठीक है, फिर बोला है माइलेज। माइलेज क्या है, एवरेज कॉस्ट ऑफ फ्यूल 60, 1 लीटर की तेल की कॉस्ट 66 रुपये 5 का माइलेज है। सो अगर अपन पेट्रोल की कॉस्ट निकालते हैं 41975 टोटल किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 5 चलती है, इंटू 66 करेंगे। सो 41975 डिवाइड बाय 5 इंटू 66 दैट इज़ 554070, यही आएगा 554070। ठीक है, ओके। माइलेज के बाद है कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट एंड सन्ड्रीज पर 1000 किलोमीटर वुड भी 1300, यहाँ पे पार्ट देयर ऑफ नहीं है तो आपको टोटल किलोमीटर से डिवाइड करें। सो आपकी वर्किंग नोट नंबर 3 लुब्रिकेंट की बात आ रही है। सो 41975 किलोमीटर चलेगी, 1000 किलोमीटर का आपको 3300 रुपीज़ देगा। ये बेसिक है कि कोई भी अगर किलोमीटर दे रखा है और 1000 किलोमीटर की तो उसको डिवाइड में करेंगे कितनी प्राइसिंग है तो अपने को टोटल प्राइसिंग मिल जाएगी। 41975 डिवाइड बाय 1000 इंटू 3300, तो ये आंसर आएगा 138,517.50। तो यही आंसर आपको भी मिलेगा 138,517.50। ओके, ये हो गई है। उसके बाद आपको डायरेक्ट आपको सैलरी देना है। सो 27,500 इंटू 12 करेंगे। सो 27,500 इंटू 12 दैट इज़ 3,30,000। ठीक है,
तो यही आपको 3,30,000 है। अब फिक्स कॉस्ट दे रखी तो इसको तो डायरेक्ट हम नोट कर लेंगे कॉपी में, जैसे 55,000 है। गैरेज चार्जेस आपको 33,000। देन आपको बोला है रिपेयर एंड मेंटेनेंस 55,000, डायरेक्ट आपको लिखना है। और देन रूट परमिट चार्जेस पार्ट देयर ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो वर्किंग नोट नंबर 4, रूट परमिट चार्जेस अप टू 20,000 किलोमीटर कितनी कॉस्ट दे रहा है, पढ़ो क्वेश्चन बनना पड़ेगा 5500, ठीक है। किलोमीटर बचे कितने रिमेनिंग, $41,975 माइनस 20,000, सो इक्वल्स टू 21,975, ठीक है। अब आपको बोला है कि हर 5,000 पे आपको 2,200 का फटका है, तो 975 डिवाइड बाय 5,000 करेंगे। सो बेसिकली ने ये आएगा 4.395, मतलब 0.01 भी फटका लगा तो पूरा फटका लगेगा। सो इंटू 5 इंटू 2200 दैट इज़ 11,000। और आपको मैंने ऊपर बता ही दिया था कि ये होगा पुराना 20,000 तक 16,500 रुपये। सो 16,500 आप यहाँ लिख दिया। सो टोटल आपको ये प्लस कर लेंगे तो आंसर आएगा, आपकी कॉपी में भी ये आंसर आएगा, ठीक है। प्लस इस पर मार्कअप करेंगे 20% का, इसको बोलते हैं मार्कअप, ठीक है। सो 9952087.5 इंटू 20% करा तो आया 390417.50, और इसमें प्लस इक्वल्स टू कैलकुलेटर पे ट्रिक करेंगे तो 42505। अब ये टोटल आपका पैसेंजर किलोमीटर का रिवेन्यू है, और इसको डिवाइड करेंगे पैसेंजर किलोमीटर से, जो कि मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया है 16,79,000। तो ये आंसर आ जाएगा 1.395, यही आंसर है 1.395। जो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ बीरपुर इज हाईली रेगुलेटेड, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा एसपीएम के। सो ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ बीरपुर इज हाईली रेगुलेटेड, गवर्नमेंट ने फिक्स फेयर करा है कि आप 1.35 फॉर 2 ईयर। उसने बोला है कि आपको फेयर तो 1.3, भाई पहले 1.395 था, उसने फेयर भी कम कर दिया है। कमेंट ऑन द 2 ईयर प्रॉफिटेबिलिटी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन 8%। अब मैं ये बता रहा हूँ कि ये टोटल आपकी शीट में है। थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर, इन्फ्लेशन हर कॉस्ट पे लगेगा बट डेप्रिसिएशन पे नहीं लगेगा, ठीक है। इंश्योरेंस पे लगता है और किसी का, गैरेज चार्जेस इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रिपेयर मेंटेनेंस बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेंट पे बढ़ेगा, फ्यूल कॉस्ट पे बढ़ेगा, सैलरी ड्राइवर पर। यहाँ पे एक बात बोली है क्वेश्चन ने कि रूट परमिट चार्जेस आर नॉट अप्लीकेबल फॉर इन्फ्लेशन, मतलब इस पे नहीं लगेगा। तो अब हर साल इन सारी कॉस्ट को 8% बढ़ाओगे एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन रूट परमिट चार्जेस। तो अब आपको दिख रहा है कि गवर्नमेंट ने रिवेन्यू पर किलोमीटर 1.35 कम कर दिया और कॉस्ट अगले साल बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे दिक्कत आई। देखो इस साल की अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी निकालोगे ना, सो 3,390417 डिवाइड बाई 20,4505, सो ये आ रहा है 16.67। मैंने इसको इससे डिवाइड करा। अब अगले साल है ना, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी फेयर कम कर दिया, कॉस्ट बढ़ा दी तो 9% पे आ जाएगी, फिर उसके अगले साल 5% पे आ जाएगी। तो भाई इस तरह तो अपना धंधा ही बंद हो जाएगा, माइनस में चले जाओगे तो कहाँ से करोगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी से खिलवाड़ कर रही है। अब इसमें ये पौधे आप धंधा कर रहे हो, आप अपना रिवेन्यू बढ़ाओ, रिवेन्यू तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है, कॉस्ट में कैसे कम करोगे। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नहीं बैठ पाएगी, तो ये गलत है। तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढना पड़ेगी। यही बात मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में बोली है, 0.395 आपका आंसर आ जाएगा। ये सारे हैं, जैसे कि आपका एक बस की पैसेंजर किलोमीटर इतना है और 40 पैसेंजर चलेंगे तो इतने किलोमीटर आएगी। यहाँ से आपने फ्यूल कॉस्ट निकाल ली है, सारी कॉस्ट मिला के ये आ रहा है। सो मैंने सेकंड वाला कोई काम का नहीं, पर मैंने आपको बता दिया इरेलीवेंट है। सब आपको 8% डेप्रिसिएशन रूट परमिट चार्जेस के लिए ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सेम बोला है, सेम है। प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट ईयर आफ्टर 1 ईयर गवर्नमेंट पॉलिसी के बाद 9.76 और सेकेंड ईयर में 5.32 है। अब आपका रिवेन्यू फिक्स्ड है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। अब केयर कंपनी में कंपनी ही बंद होने वाली है, क्योंकि 2 साल में तो आप 5% पे आ गए हो, तो दिक्कत ही दिक्कत दिख रही है आपको। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, फटाक से क्वेश्चन पढ़ेंगे।
ये वाला इतना कुछ काम का नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट अपन यहाँ से चालू करेंगे जो आपको मेन पढ़ने का। HCL प्रोवाइड ट्रीटमेंट अंडर पैकेज सिस्टम। सो एक आप हॉस्पिटल में डालते हो, आपको एक हार्ट में स्टेंट डलवाना है, तो ये नहीं बोलेंगे आप 2 दिन रखो 3 दिन रखो, वो एक पैकेज देते हैं। हम 5 दिन आपका स्टेंट डालेंगे, 5 दिन हॉस्पिटल में रखेंगे, उसके 4 लाख रुपये बनेंगे। तो वो उनकी कैलकुलेशन रहती है, पर वो अपने को एक पैकेज बता देते हैं, ठीक है। ओके, सो एक पैकेज सिस्टम है, फीस आर चार्ज रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ डेज पेशेंट स्टेज होल्डर, कितने ही दिन रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम एक पैकेज बता देते हैं। वही बात बोलिए, द कंसल्टेंट एड एस्टिमेटेड 2.5 पेशेंट डेज पर पेशेंट, एक पेशेंट 2.5 दिन का हम पैकेज दे रहे हैं, ठीक है। ओके, अब वो कंसल्टेंट बोल रहा है कि हम इसको 2 दिन पे लेके आ जाए तो कैसा रहेगा। बाय डूइंग दिस द कंसल्टेंट से टारगेट द जनरल वेरिएबल कॉस्ट 500 पर पेशेंट डे। उसने बोला है कि जब हम एक पेशेंट को पैकेज देते हैं तो उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब एक दिन का खर्चा हमारा 500 रुपये है। एनुअली हमारे पास 15,000 पेशेंट्स आते हैं, ठीक है। मेडिकल सुप्रीमेंट है सम कंसर्न विद दैट ऑफ द कंसल्टेंट। अब जो बंदा आया जो बोल रहा है कि भाई मैं तुम्हारे लिए फ़ायदा करूँगा, वो बोला कि देखो अकॉर्डिंग टू हिम आप अगर पेशेंट डेज कम करोगे तो कहीं ना कहीं उसकी रिकवरी परसेंटेज कम होगी, जिसके कारण वो हॉस्पिटल वापस आएगा। वुड बी डिट्रीमेंटल टू द फुल रिकवरी, नहीं हो पाएगी। दे वुड कम अगेन, वो वापस आएंगे। और अब हमारा रीएडमिशन रेट 3% से 5% होगा, मतलब इसका मतलब है अब हमारे पास 300 पेशेंट और आएंगे। द कंपनी हैज स्पेंड 25 लाख मोर टू अकोमोडेट दिस इंक्रीज री एडमिशन। जितनी 100 पेशेंट आएंगे उनके लिए हम 25 लाख का एक्सपेंस करेंगे। बट द कंसल्टेंट फाउंड ब्लेस इन डिस्ग्रेस इन दिस, ही सेड एवरी डे। अब हमने क्या करा, आप आओ हम फ्री में कर देंगे, बट आप हमको 4,500 रुपीज़ दे देना एडमिशन फ़ीस के नाम पे, बाकी पूरा खर्चा हमारी तरफ से रहेगा। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये वाला डिसीजन लेते हैं तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कमेंट करना कि अगर वो ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं दोनों तरीके से बताओ कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से ने NGO बिजनेस पर्पस से ने NGO पर्पस से बताइए कि क्या ये सही है कि गलत है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होती रहेगी, सो माफ़ करना मेरी मिस्टेक्स के लिए, ठीक है। मेरा केवल मूल मंत्र है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इजी वे में समझाना है, प्रैक्टिकल अप्रोच में समझना। सबसे शॉर्टेस्ट टाइम, मेरे को भी पता है आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। आर्टिकलशिप चल रही है सबकी, बिल्कुल मस्त ज़बरदस्त चल रही है, तो आ जाइए। देखो सबसे पहले बताइए 15,000 पेशेंट है, एक दिन के 500 रुपये लगते हैं और 0.5 डेज अपन बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि कैसे 2.5 डे में से 2 पॉइंट माइनस करें, ठीक है। सो 15,000 0.5 इंटू 500, कहीं ना कहीं आपके 37,50,000 बच गए, पर एक कॉस्ट लग गई, इंक्रीमेंटल कॉस्ट सबको एकोमोडेट करने की 25 लाख की। प्लस आप बोल रहे हैं कि रीएडमिशन होगा, रीएडमिशन हुआ 4,500 रुपये पर पेशेंट लेंगे और 300 पेशेंट आएंगे। सो 4,500 इंटू 300 दैट इज 13,50,000, ठीक है। सो 37,50,000 माइनस 25 लाख प्लस 13,50,000 दैट इज 26 लाख, ठीक है। यही आपका आंसर आएगा। और सेकंड बात ये बोलिए कि क्या क्वेश्चन अगर बिजनेस पर्पस से देखते हैं, बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत तो नहीं है, क्योंकि हमारे को तो प्रॉफिटेबिलिटी मतलब है पेशेंट ठीक हो नहीं हो, कुछ हो जाए उसके साथ अनसर्टेन हो जाए, भगवान करे ऐसा ना हो, बट प्रॉफिट आना चाहिए। दूसरी पर्पस है कि अगर ह्यूमैनिटी पर्पस से देखें और मोरल इथिक्स से देखें कि एक इंसानियत के नाते क्या आप पेशेंट को जल्दी घर भेज के क्या कमा लोगे, ऐसा पैसा कहीं ना कहीं निकलेगा, तो ये गलत है। क्वेश्चन में भी यही बात बोली है कि अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी है, बट अगर ह्यूमन इथिक्स से देखें तो कहीं ना कहीं बहुत गलती दिख रही है, ऐसा तो मत ही करो तुम पेशेंट के साथ। यही बात मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4, देखो मॉड्यूल में कितना बड़ा सॉल्यूशन बताया है, देखो मैंने आपको कितने शॉर्ट वे में करा कि 25 लाख की कॉस्ट लग रही है और अपन रीएडमिशन से 13,50,000 ले रहे हैं, और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ये 13,50,000 और पेशेंट डेज बच रहा है 15,000 पेशेंट है, हर पेशेंट का आधा दिन कम करें, जिससे हमारी आधे दिन की वेरिएबल कॉस्ट दैट इज़ 250 रुपीज़ कम हो रही है, तो 37,50,000 की बचत हो रही है, और ये आपका रीएडमिशन रेट से इसका आ रहा है। सो आपको कहीं ना कहीं 26 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है।